शौर्य ने फोन लिया और एक नंबर डायल किया और बस एक मिस कॉल देकर फोन कट कर दिया। मुख्तार ये देखकर हंसने लगा। अबे ये तुझ जैसे भिखमंगे का फोन नहीं है कि मिस कॉल दे। मुख्तार डॉन का फोन है, मुख्तार डॉन का। कर ले बात, तेरे पास बस 1 मिनट है। अभी मुख्तार डॉन अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि तभी वहाँ आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंजने लगी। होटल के सामने धुल का गुबार छा गया। मुख्तार चौंक पड़ा। हेलीकॉप्टर्स, ये किसने बुलाया? ए भिखारी, किसे मिस कॉल दिया था तूने? कौन है तू? शौर्य अपनी जगह पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। क्या सच में वो हेलीकॉप्टर भिखारी शौर्य के लिए आए हैं? होटल राजकमल के बाहर अचानक कई हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंजने लगी। तेज आवाज से पूरे होटल में हलचल मच गई। कुछ पल पहले तक मुख्तार शौर्य के सिर पर बंदूक ताने खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दे रही थी। उसने शौर्य को घूरते हुए पूछा, किसे मिस कॉल दिया था तूने? कौन है तू? शौर्य के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने बड़े आराम से मुख्तार की आंखों में देखा और कहा, आपके हिसाब से तो मैं भिखारी हूँ। मुख्तार उसकी बात समझ पाता उससे पहले ही कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। उसका एक आदमी हांफता हुआ अंदर आया। भाई, बाहर बहुत सारे लोग आ गए हैं। मुख्तार ने तुरंत पूछा, कौन लोग? वो आदमी घबराते हुए बोला, पता नहीं भाई, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, पूरे होटल को घेर लिया है। होटल की सिक्योरिटी भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रही। ये सुनते ही मुख्तार की नजर धीरे धीरे शौर्य पर जाकर टिक गई। एक मामूली सा दिखने वाला भिखारी एक मिस कॉल करता है और अगले ही पल हेलीकॉप्टर्स होटल को घेर लेते हैं। ये बात मुख्तार के गले नहीं उतर रही थी। उसने शक भरी आवाज में पूछा, ये सब तेरी वजह से यहाँ आए हैं? लेकिन शौर्य चुप रहा। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल काले कपड़ों में कुछ लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे एक रौबदार आदमी भी अंदर आया। उसकी नजर सीधे मुख्तार के हाथ में पकड़ी बंदूक पर गई। उसने सख्त आवाज में कहा, बंदूक नीचे करो मुख्तार। मुख्तार का पारा चढ़ गया। गुस्से में बोला, जानता है किससे बात कर रहा है? लेकिन सामने खड़े आदमी पर मुख्तार की धमकी का जरा भी असर नहीं हुआ। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, इसीलिए कह रहा हूँ, बंदूक नीचे करो। मुख्तार ने कमरे के बाहर देखा। उसके अपने आदमी भी इस बार बिल्कुल शांत खड़े थे। हालात समझते हुए मुख्तार ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर ली। लेकिन उसके दिमाग में अब भी सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। उसने शौर्य की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आखिर ये भिखारी है कौन? इसके लिए इतना तमाशा क्यों? वो आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि शौर्य ने उसकी तरफ देखा, सिर्फ एक नजर, और वो आदमी तुरंत रुक गया। फिर उसने मुख्तार से कहा, ये कौन है? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मुख्तार का शक और गहरा गया। कुछ तो था जो उससे छुपाया जा रहा था। इधर शौर्य बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसे जाता देखकर मुख्तार पीछे से चिल्लाया, ए भिखारी! शौर्य के कदम रुक गए। मुख्तार ने धमकी देते हुए कहा, आज बच गया है, इसका मतलब ये मत समझना कि हर बार बच जाएगा। शौर्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, और आप भी अगली बार किसी को कमजोर समझने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा। इतना कहकर शौर्य वहां से निकल गया। मुख्तार वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अब उसके चेहरे पर गुस्सा कम और सवाल ज्यादा थे। आखिर कौन था ये आदमी? एक भिखारी के लिए इतने लोग कैसे आ सकते थे? और आखिर शौर्य अपनी असली पहचान छुपा क्यों रहा था? वहीं होटल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचते ही वही रौबदार आदमी तेजी से शौर्य के पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, बॉस। लेकिन शौर्य ने तुरंत उसे रोक दिया। विक्रम, धीरे। विक्रम समझ गया। उसने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, आपका सिग्नल मिलते ही हमने फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ चुका है। शौर्य ने गंभीर आवाज में कहा, मुख्तार को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, नहीं चलेगा। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर विक्रम ने पूछा, अब आप क्या करेंगे? शौर्य कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों के सामने शिप्रा का चेहरा आ गया। फिर उसने जवाब दिया, वापस राय परिवार के घर जाऊंगा। विक्रम उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने आपको मुख्तार के हवाले कर दिया। इस बार शौर्य के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत कर लिया और कहा, डर के वक्त इंसान हमेशा सही फैसला नहीं लेता। विक्रम ने फिर पूछा, लेकिन आपकी असली पहचान का क्या?
शौर्य की आवाज गंभीर हो गई। जब तक सही वक्त नहीं आता, दुनिया के लिए शौर्य राठौड़ मर चुका है। वो कुछ पल रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, अभी दुनिया मुझे एक मामूली भिखारी समझती रहे तो बेहतर है। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर शौर्य राठौड़ जैसा आदमी भिखारी बनकर क्यों जी रहा था? वो पिछले 6 महीनों से अपनी पहचान क्यों छुपा रहा था? और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी को कुछ दिन पीछे ले जाना होगा। उस रात जब शिप्रा के साथ जबरदस्ती शादी होने के बाद शौर्य चुपचाप वापस उसी मंदिर में पहुंचा था जहां वो पिछले कई महीनों से रह रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।